नमस्कार, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 22 और 23 दिसंबर का। ठीक है, तो तार ठीक कर लूँ अपना। हर लगातार दूसरे दिन आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है, यूपी पीसीएस के हिसाब से करंट अफेयर्स मिल रहा है आपको। ठीक है, आज भी कुछ 14-15 क्वेश्चंस रहेंगे और ठीक से आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा। सिविल की तैयारी कर रहे हो आप, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से प्यार से हर बात को समझते समझते धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। ये तुरंत कुछ झटपट वाला काम नहीं है, मैगी नहीं बन रही यहां पे। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स सिर्फ पीसीएस के लिए है, बाकी तो चलो यूज हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरा मेन मकसद है कि यूपी पीसीएस प्री के जो सवाल हैं करंट अफेयर्स के वो आप यहां डिस्कस कर ले जाओ। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप यहां पर डिस्कस हो जाएंगी, यहां पर जो पीडीएफ में रहेंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, एक्सप्लेन करते समय मैं आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आपको मौका कम लगेगा। स्टार्ट करने से पहले एक करंट अफेयर्स का कोर्स हम आपको दे रहे हैं, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं 999 में। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 999 का फीस है और 9919521555 पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। पहला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे जो है वो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे यानी कि एकता दिवस है। ठीक है, अब ये अगर मैं आपसे पूछूं, अभी जस्ट चल रहा है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन से है या नहीं है, यूएन की ये है कि नहीं है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन की है, यूनाइटेड नेशन की है, संयुक्त राष्ट्र की ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑर्गेनाइजेशन में ये 22 दिसंबर 2005 को पहली बार इसको मनाया गया था। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों के बीच में एकजुटता का महत्व दिखाना, कि भाई एकता एक बन के रहो, और गरीबी पर अंकुश लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एकता तो करनी है, साथ में गरीबी को इरेडिकेट करना है, खत्म करना है। ठीक है, विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपका पोटेंशियल बढ़ सके, आप स्किल्ड हो सको, जिससे कि आप है कि अभी ट्रेंड नहीं है तो आपकी स्किल लेवल नीचे होगा। जब आपका थोड़ा सा कोई ट्रेन हो जाओगे, कोई डिग्री पार ली आपने, तो आप और ऊपर हो जाओगे। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट है। और सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक रूप से हम जो पिछड़े हैं उनको आगे कर सके, और ट्रेन कर सके, और बेहतर कर सके, औरतों को आगे ला सके, पिछड़ों को आगे ला सके। तो इन सब को हम जो ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के रूप में मनाते हैं और कोशिश करते हैं कि इन सभी मुद्दों पर काम किया जाए। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हो सकता है डे ना पूछा जाए, जैसे पूछ सकते हैं पीसीएस प्री में पूछ सकते हैं, लेकिन ये यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, क्योंकि यूएन की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूछ सकते हैं कि 4-5 ऑर्गेनाइजेशन दे दी, बोले कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो यूएन से संबंधित है। इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जारी हुई सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में कौन टॉप रहा? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स क्या है पहले समझते हैं इसको, बाद में पॉलिसी पढ़ेंगे। देखिए, हुआ ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एंड सोशल प्रोग्रेस। इसने एक सर्वे किया, रिसर्च किया और सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स बनाया 2 अलग अलग राज्यों के और डिस्ट्रिक्ट के लिए। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस ने एक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स बनाया, एसपीआई बनाया, अलग अलग राज्यों के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए, किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हालत है, पानी है कि नहीं है, सुरक्षा है कि नहीं है, कम्युनिकेशन है कि नहीं है, इसके बाद अलग अलग इंडेक्स बनाया। ठीक है, और यह अपनी रिपोर्ट जो जमा की उन्होंने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने जमा कर दी। ठीक है, एडवाइजरी काउंसिल बनाया नहीं है, बनाया इसने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस, रिपोर्ट जमा की है एडवाइजरी काउंसिल को। और इसमें हुआ क्या, इसमें 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा है आपको, इसमें अलग अलग राज्यों का सब कुछ रखा हुआ है। इसके अंदर इसमें इवैल्यूएट करता है स्टेट डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन 12 कंपोनेंट्स, जो 3 क्रिटिकल डायमेंशन के ऊपर है। 12 कंपोनेंट की बात की जाए, 3 क्रिटिकल है, जिससे पहला है आपका बेसिक ह्यूमन नीड्स। पहला क्राइटेरिया बेसिक ह्यूमन नीड्स, इंसानों की बेसिक नीड्स के ऊपर है। इसमें परफॉर्मेंस क्या है स्टेट्स की, कि इसमें न्यूट्रिशन क्या है,
ठीक है, बेसिक मेडिकल केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, पर्सनल सेफ्टी एंड शेल्टर। अब देख लो कितना कि बेसिक नीड्स के ऊपर कौन सा राज्य या कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रिशन हो गया, मेडिकल, वाटर एंड सैनिटेशन, पर्सनल सेफ्टी एंड शेल्टर। ठीक है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्री में तो आएगा ही आएगा, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, दूसरा आपका आ गया फाउंडेशन ऑफ वेलबींग। वेलबींग इसका इसमें जो प्रोग्रेस देखी गई उसमें देखा एक्सेस टू बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, सूचना ही अब जो है मेन हथियार है, जिसके पास ज्यादा सूचना है वो ज्यादा सफल हो जाएगा। अब ये अलग बात है, YouTube के माध्यम से हम लोग ओवर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आप लगातार YouTube जो देखते रहते हो ना, ओवर इंफॉर्मेशन आता है, इस कारण से आपका फोकस कम हो जाता है, फैसले नहीं ले पा रहे हो। इसका करंट अफेयर्स पढ़े, उसका करंट अफेयर्स पढ़े, इसका करंट अफेयर्स पढ़े, अरे किसी का पढ़ो तो सही, पढ़ तो लो। ठीक है, लेकिन यहां बात हो रही है एक्सेस टू बेसिक नॉलेज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ, वेलनेस एंड एनवायरमेंट क्वालिटी। ठीक है, तीसरा क्या है, अपॉर्चुनिटी, कि पर्सनल राइट के बारे में पता है कि नहीं पता है, पर्सनल फ्रीडम, चॉइस, इंक्लूसिवनेस एंड एक्सेस टू एडवांस एजुकेशन। तो इन तीन क्राइटेरिया के ऊपर जो है एसपीआई जो है बनाया गया कि भाई कहां पर ज्यादा न्यूट्रिशन, किस राज्य में न्यूट्रिशन कैसा है, मेडिकल फैसिलिटी कैसी है, या इंफॉर्मेशन कैसा है, या वहां पर राइट्स के बारे में है। तो इसके ऊपर उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और इसमें यह पाया कि भाई जो ये पौंडीचेरी है, या पुडुचेरी कह लेते हैं आजकल, और लक्षद्वीप है और गोवा जो है वो इमर्ज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। ठीक है, ये इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस किया। अब आपका वो छोटे राज्य ये सब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब चूंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम कुछ और देख सकते हैं, जैसे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ने बड़ा अच्छा काम किया है, जैसे कि 3 बेस्ट डिस्ट्रिक्ट माने गए, ऐजवाल यानी कि मिजोरम में, सोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर, शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश इज डूइंग वेरी गुड ह्यूमन राइट्स के ऊपर या कुछ इस प्रोग्रेस के ऊपर। हम लोग कभी केरल को बहुत देखते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है यहाँ आजकल। ठीक है, ये है। अच्छा, पुडुचेरी जो है उसने सबसे ज्यादा स्कोर किया हुआ है, खासकर इसके ऊपर, इसकी पर्सनल फ्रीडम, चॉइस, शेल्टर, वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर अच्छा किया है। सबसे खराब परफॉर्मेंस जो रही है वो झारखंड की और बिहार की रही है, सबसे खराब परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, बाकी आप लोग पीडीएफ पढ़ लीजिएगा जो डिटेल में दिया हुआ है। सवाल यहां पर क्या है, ये तो चलो एसपीआई के बारे में पढ़ लेंगे, इसको आप बहुत यूज कर सकते हो, मेंस में बहुत यूज कर सकते हो। सवाल कई तरह सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना। यहां पर देख ही रहे हो, पीडीएफ भी देख रहे हो, कोशिश करना कि बाहर से भी जाके पढ़ लेना, क्योंकि बहुत कुछ पूछ सकता है आपसे वो इसी रिसर्च के ऊपर, बहुत कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र करके इसको देखना। सिर्फ ये नहीं कि किसी का यूट्यूब देख लिया और एक आधा क्वेश्चन नहीं, इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, प्री में भी है, मेंस में भी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से दीजिएगा इसके अंदर। दिल्ली हैज टॉप द लिस्ट फॉर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। गोवा हैज हाईएस्ट कॉम्पोनेंट स्कोर फॉर वाटर एंड सैनिटेशन। ये सब आपको जो है मिल जाएगा। बाकी मैंने हिंदी के लिए यहां पर कर दिया है, हिंदी वाले यहां से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत, बात मैंने वही सब बोली है। अब केरल ने पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल घटकों में उच्चतम स्कोर किया है। बिल्कुल, चिकित्सा में सारी नर्सें केरल की बनती हैं। केरल जो है एक हब है नर्सों के लिए। नर्स जो है वो ट्रेन करता है, भेजता है मिडिल ईस्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने कहा देश की सबसे लंबी स्केप टनल बनाया है? स्केप टनल, भारतीय रेलवे ने स्केप टनल। स्केप टनल का मतलब होता है गुफा, ऐसी जगह पर जहां पर मौका पड़ने पर वहां से निकला जा सके, बच के निकल सके। इसके तो अब जो टनल बनाया हुआ है यहां से बच सकते हो। तो लगभग 11 किलोमीटर की है, 11 किलोमीटर की है ये, और जम्मू कश्मीर में बनाया गया स्केप टनल। ठीक है, आप देखो इंडिया लॉन्गेस्ट स्केप टनल जो है रेडी हो चुका है। ठीक है, अब लंबाई कितनी है? आई थिंक 11 किलोमीटर की है, फिर भी देख लेना इसके अंदर 11 किलोमीटर की है जहां तक मैं समझ रहा हूं उसको मैं। ठीक है, काम क्या होता है? काम ये होता है कि अगर मौका पड़े तो बच के निकल सके। अगर लैंडस्लाइड हो गई, मौसम खराब हो गया, कुछ ऐसा दुर्घटना हो गई तो स्केप कर सके, बच सके। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहली अश्वेत अध्यक्ष बनाई गई हैं। इनको ये पहली अश्वेत अध्यक्ष हार्वर्ड की, जिसका नाम है क्लाउडिन गे जो है वो पहली अश्वेत अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो अब धीरे धीरे आप देखो कि ब्लैक राइट्स भी बहुत आगे निकल रहे हैं। ब्लैक जो है, ब्लैक पीपल हैं,
ठीक है, उनके राइट्स भी जो हैं वो काफी ज्यादा अब आगे बढ़ रहे हैं, ह्यूमन राइट भी हैं। तो ह्यूमन राइट के ऊपर काफी अच्छा काम हाल फिलहाल में हो रहा है। किस राज्य ने प्रदेश में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई है? टास्क फोर्स होता है कि किसी एक पर्टिकुलर मकसद के लिए बनाई जाए, एक उनका टारगेट होता है कि हाँ हम ये काम जो है करेंगे, इसके जितने अधिकारी होते हैं उस जो पर्टिकुलर टारगेट एम दिया गया था उस पर काम करते हैं। तो ऑनलाइन जुआ, अब ऑनलाइन जुआ क्या होता है? पोकर खेलते हैं लोग, ठीक है। अब तो देखिए इंडिया में कैसीनो तो बैन है, कैसीनो तो नहीं खुल सकता, जुआ बैन है, बट ऑनलाइन में बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर आप जुआ खेल सकते हो। अब दो चीजें हैं यहां पर, एक है बैटिंग कहते हैं, बैटिंग, ठीक है, बैटिंग और फिक्सिंग, ये वर्ड आपको लगातार सुनने को मिलते होंगे। बैटिंग और फिक्सिंग दोनों डिफरेंट हैं। बेट लगाना, सट्टा लगाना, क्या लगाना? सट्टा, कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया जीतेगा, ये बैन है, ठीक है, ये बैन तो ये भी है, ठीक है। इसे कहते हैं बैटिंग करना, बेट करना कि ये जीतेगा या वो जीतेगा या ऐसा करेगा, ठीक है। लेकिन विदेशों में बैटिंग बैन नहीं है। आपने कई बार अगर फुटबॉल देख रहे होंगे तो वहां पे एक वेबसाइट आती है बड़ी, बेट 360 या 365, क्या नाम है उस कंपनी का, ऐसा है कंपनी, बड़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं जहां पर विदेशी लोग बेट लगाते हैं। तो वहां बेट ओपन है कि आप लगा सकते हो, मतलब ये कोई जुआ नहीं माना जाता। इंडिया में से जुआ माना जाता है, इंडिया में सट्टेबाजी को जुआ माना जाता है। अब कई बार ये बात निकल के आई कि क्या भाई ये जुए को हम लोग लीगल करते हैं, क्या बैटिंग को लीगल कर दें? बैटिंग को लीगल कर दें, क्योंकि फिक्सिंग अलग है। फिक्सिंग का मतलब है कि आपने गठजोड़ कर लिया, खिलाड़ियों से गठजोड़ कर लिया, पैसे दे दिए और बोल दिया कि तुम परफॉर्म मत करो, तुम हार जाओ, वो गलत है। वो तो यहां पर भी गलत है, वहां पर भी गलत है, हर जगह गलत है। लेकिन बैटिंग विदेशों में, कई देशों में लीगल है, इंडिया में इलीगल है। और ऐसी जो बहुत सारी ऑनलाइन जुए वाली जो वेबसाइट्स है उनको रोकने के लिए मध्य प्रदेश ने बोला कि हम इसको कर देंगे। मैं आपसे बोलता हूं कि क्या ये बैटिंग को लीगलाइज किया सकता है? बैटिंग लीगलाइज कर सकते हैं। हमने आईपीएल में देखा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखा है, वो बैटिंग करते हैं। जो बोलते हैं कि इसको लीगलाइज कर दो, वो ये कहते हैं कि अगर लीगलाइज कर दोगे तो पैसा कमा लेगी सरकार को, और लोग गलत तरीके से यूज नहीं करेंगे, सही प्रॉपर चैनल से आएंगे, सरकार को फायदा होगा, पब्लिक को फायदा होगा। तो क्या बैटिंग को लीगल कर देना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, इसका रिप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपके GS4 जो एथिक्स है वहां से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन तो ये मध्य प्रदेश का ये MCQ है, बट जो मैं सवाल पूछ रहा हूं वो आपका एथिक्स से जुड़ा हुआ है, GS4 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप बैटिंग को लीगलाइज कर रहे हो तो क्या मैसेज जा रहा है सोसाइटी को, ठीक है। तो वहां पर आता है, पैसा तो सरकार कमा रही है, बट मैसेज क्या जा रहा है? अपने भविष्य में आप लोग, अपने जो लोग हैं उनको क्या दिखा रहे हो कि जुआ खेलना सिखाओगे आप? सरकार का नैतिक पतन तो होगा ना, समाज का पतन होगा। अब इसमें और भी कई चीजें हैं। अब ऐसे तो आप बोल सकते शराब के लिए भी हो सकता है, शराब का कई जगह बैन करते हैं, अभी बिहार में बैन है, वहां पर कुछ लोग मर गए। अब शराब जब बैन होती है तो दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान होता है कि लोग इलीगल सप्लाई लेकर आते हैं, ठीक है, दूसरे राज्य से लेकर आएंगे, तो सरकार का जो फाइनेंशियल नुकसान हो जाता है, पैसा नहीं मिलता, टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाती है, पहली चीज। और दूसरा क्या है कि लोग बनाते हैं, कच्ची शराब बनाते हैं, और कच्ची शराब बनाने में फर्मेंटेशन होता है, फलों का फर्मेंटेशन करके शराब बनती है। अंगूर है, अंगूर को सड़ा के शराब बनेगी, उसमें थोड़ा गर्म करते हैं, प्रोसेस बनता है। अब उस फर्मेंटेशन के अंदर, अब पीछे का सवाल आ गया, उस फर्मेंटेशन के अंदर इथेनॉल बन गया, इथेनॉल तो पी लोगे, और मिथेनॉल भी बन गया, मिथेनॉल तो मर जाओगे। और इथेनॉल और मिथेनॉल में बस थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, फर्मेंटेशन का फर्क होता है, प्रोसेस वही है। कम पकी तो मिथेनॉल पी के मर गए, अच्छी तरीके से पक गई, फर्मेंटेशन हो गया, इथेनॉल पी के टनली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में जो लोग मरे हैं ना, वो कच्ची शराब पीने से मर गए, मिथेनॉल बना। अब चूंकि घरों के अंदर वो आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते कि चेक करने के लिए कि इथेनॉल बना कि मिथेनॉल बना, तो लोग गलती से पी लेते हैं, मर जाते हैं। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं शराब को बैन करो, कई लोग महान लोग रहे, उन्होंने मना किया कि शराब को बैन मत करो, क्योंकि लोग शराब पिएंगे।
तो पैसा जो आ रहा है उससे आप यूज करो। तो क्या यहां पर यूज कर सकते हैं? लोग जुआ खेलेंगे तो पैसा लगाओ, तो पैसा कमाओ। अब आपका क्या राय है आप बता देना मुझे। इंडियन नेवी में शामिल हुए 5वीं स्कॉर्पियन किंग नहीं है, सॉरी, स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी का क्या नाम है? आईएनएस वगीर। 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी। अब कई बार आप नाम सुनोगे, फला पनडुब्बी स्कॉर्पियन श्रेणी की है, फला जहाज जो है वो आईएनएस विक्रांत श्रेणी का है। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो पहली पनडुब्बी बनी होगी, उसका नाम स्कॉर्पियन रखा होगा। मतलब इस श्रेणी का मतलब है उस टाइप की उसमें किस तरह की चीजें जो भी इस्तेमाल हो रही हैं, न्यूक्लियर है कि डीजल है कि क्या है, ठीक है। तो पहली पनडुब्बी जो बनी थी वो जो भी पैरामीटर यूज किए गए थे उसका नाम स्कॉर्पियन रखा गया था। अब उसके बाद में उस तरह की जितनी भी पनडुब्बियां बनी उनको हम बोलते हैं स्कॉर्पियन श्रेणी। नाम अलग है पर उसी तरह की है। तो कभी पूछेगी ये आईएनएस विक्रांत श्रेणी का जहाज है, तो पहला आईएनएस विक्रांत बना था और उसको देखकर और भी बने हुए, नाम उनके अलग अलग है लेकिन उसी तरह के होंगे वो, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि 5वीं बन रही है, तो ये पनडुब्बी आईएनएस वगीर जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, जो कि फ्रांस द्वारा बनाई गई थी। फ्रांस के साथ हमारा कोलैब किया था, तो फ्रांस द्वारा बनाई गई थी। और ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। डीजल, नॉट न्यूक्लियर, डीजल। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने आ रहा हूं। न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, ये डीजल सबमरीन है। यानी कि पनडुब्बी जब नीचे जाएगी तो उसको दोबारा ईंधन भरवाने के लिए ऊपर सरफेस पे आना पड़ेगा, चाहे 12 घंटे के बाद है, चाहे 24 घंटे के बाद है, 36 घंटे के बाद है। न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर एक बार जब चला जाता है, ठीक है, तो वो महीना 2 महीना भी अंदर रह सकता है। बट चूंकि डीजल से चल रहा है तो उसको ऊपर आना पड़ेगा, पेट्रोल भराना पड़ेगा। और जब वो हो सकता है जब ऊपर आए तो वो दुश्मनों के रडार पे आ जाए। तो फिर इंडिया ने न्यूक्लियर सबमरीन क्यों नहीं बनाई? पहले 2 कारण है। पहला कारण तो महंगी बहुत है, टेक्नोलॉजी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है कि आप बना ले जाओ, महंगा बहुत है। और दूसरा, चूंकि भारत के कोई बहुत बड़े एम्बिशन नहीं है डिफेंस को लेकर। इंडिया जो भी अपना बनाता है वो कोशिश करता है कि प्रोटेक्शन कर सके। जैसे वो इंडियन ओशन के अंदर, हिंद महासागर के अंदर वो चाहता है कि प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को चाइना से। तो इंडिया बहुत दूर ट्रेवल नहीं करेगा। अब अमेरिका का ऐसा क्या है कि अमेरिका का तो वो पूरी दुनिया में उसका मसले चलते हैं, तो वो चाहता है कि दूर दूर तक उसके हथियार जाएं, शिप जाएं, पनडुब्बियां जाएं। तो दूर दूर तक जाने के लिए वहां पे न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए। लेकिन जब आप आसपास ही अपना देख रहे हो, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, तो वहां पर इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप डीजल पनडुब्बी से काम चला सकते हो। बट याद रखिएगा 2 बातें मैंने बताई हैं। पहली, स्कॉर्पियन श्रेणी का मतलब स्कॉर्पियन पहला जो शिप था वो स्कॉर्पियन पनडुब्बी थी, उसके बाद जो सब उसी तरह की बनी है। और दूसरा, ये एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, न्यूक्लियर पनडुब्बी नहीं है, ठीक है। फ्रांस वालों ने बनाई गई है। भारतीय नौसेना में शामिल NP-15 सीधल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है? क्या है नाम? ये है आईएनएस मुर्मुगाओ। क्या नाम है? आईएनएस मोरमुगुआ। क्या है ये? शीतल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यानी कि ये डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडिजीनियस शीतल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एक तरह का डिस्ट्रॉयर है, यानी दूसरे दुश्मन ये अटैक करता है, दूसरे चीजों को डिस्ट्रॉय करता है ये, ठीक है। और ये सेकंड शिप है, देखिए इंपॉर्टेंट, विशाखापट्टनम क्लास शीतल गाइडेड है। जो पहला था वो विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर था, और उसी तरह का ये आईएनएस मुर्मुगाओ बना हुआ है। ये दूसरा है, क्या लिखा है? आईएनएस मुर्मुगाओ इज द सेकंड शिप ऑफ द विशाखापट्टनम क्लास शीतल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। विशाखापट्टनम श्रेणी का ये जो है शीतल गाइडेड मिसाइल है ये, ठीक है। और ये बनाया गया, और ये 2016 में इसका लॉन्च हुआ था, 2022 में आके बन गया है ये। और किसने बनाया? मैसगांव डॉकलैंड, जो वहां पर मैसगांव डॉकयार्ड लिमिटेड कंपनी का नाम कभी पूछा जाता है, ये मैसगांव डॉक लिमिटेड है, वहां पर ये बनाया गया है।
पूछा गया होगा, कई बार पूछा गया एग्जाम, कई बार सवाल आया इस तरह के कि फला शिप कहां बनी है, फला शिप कहां बनी है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। भारत में पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय, इन्फेंट्री म्यूजियम उद्घाटन कहां हुआ है? तो इंदौर के अंदर इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है। क्वेश्चन रख लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। किसने भारत का ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फॉरेस्टा लॉन्च किया? कल्याण फॉरेस्टा इज अ स्टील ब्रांड, स्टील जो होता है उस कंपनी का ब्रांड का नाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस ग्रीन स्टील ब्रांड का लॉन्च किया है। किसने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव ट्राइबल विंटर फेस्टिवल की मेजबानी की है? जम्मू कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजातीय शीतकालीन महोत्सव, तो वहां पर ये पहली बार जम्मू कश्मीर में जनजातियों को, ट्राइबल्स को लेकर महोत्सव हो रहा है ये, ठीक है। किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग इंडस्ट्री का दर्जा दिया है? तो असम सरकार ने पहली बार अपने पर्यटन क्षेत्र को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पर्यटन, हम कहते हैं कि ये इंडस्ट्री है। पहला सवाल तो यही है कि भैया ये जो पर्यटन है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरली, इसमें कौन सी सेक्टर में आता है ये बताइएगा। पर्यटन, टूरिज्म, ठीक है। और दूसरा, जब इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाता है तो जो सरकार इंडस्ट्री के लिए उन्होंने अपना पॉलिसी बनाई होती है कि लोन आसानी से मिल जाएगा। अपने टूरिज्म में कोई अपने कंपनी सेटअप की जो लोगों को टूर कराने का काम करेगी और आपको लोन चाहिए तो बैंक आपको लोन दे पाएगा क्योंकि सरकार ने पॉलिसी बना रखी है, ठीक है। इस तरह चलेगा। तो ये आसाम सरकार ने किया हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री को हम बोलते हैं कि पहले फिल्म इंडस्ट्री, जब फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो, इसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला था तो सिर्फ ब्लैक मनी आती थी। अब सरकार के माध्यम से पैसा ले सकते हो। अभी बहुत कम होता है लेकिन एक तरह का दे रखा है क्योंकि उसमें बड़े पचड़े बहुत होते हैं। किस देश की अंतिम राजकुमारी एबिगेल क्वानाकाओ का निधन हुआ है? ये हवाई द्वीप की राजकुमारी है। हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड्स कहां हैं? किसका कंट्रोल है हवाई आइलैंड के ऊपर? और यहां पर एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। वो कौन सा हुआ है? वो कौन सा नाम है उसका? वॉल्केनिक इरप्शन की ज्वालामुखी फटा है, क्या नाम है? हवाई द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है ये। तो वहां की राजकुमारी जो है वो एबिगेल क्वानाकाओ जो है, उनका निधन हो गया है। हाल में ही NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ने से एक ग्रेड पाने वाले एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय का नाम है तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो है वो एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसने NAAC में A ग्रेड पाया है। किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग जीती है? तो जयपुर पिंक पैंथर ने प्रो कबड्डी लीग इस साल की जीत ली है। कबड्डी अगर आप फॉलो करते हो सीजन 9 के चैंपियन बने ही है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिखिए। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हैज 23 टारगेट्स दैट द वर्ल्ड नीड्स टू अचीव बाय विच ईयर। कहता है कि जो ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, GBF, इसको GBF बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ 23 टारगेट रखे हुए हैं जिनको अचीव करना है। किस साल तक अचीव करना है? तो वो है सन 2030 तक। 2030 तक दुनिया को वो टारगेट अचीव करने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं, क्या क्या बोल रहा है ये बोल क्या रहा है ये। पहले तो मीटिंग हुई भाई, देखो एक मीटिंग हुई, ठीक है। मीटिंग का नाम क्या है? COP, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिन्होंने मतलब कि एक जनरल मीटिंग है जिसके अंदर जिन लोगों ने UN कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्या है ये? यूनाइटेड नेशन द्वारा एक मीटिंग हुई है। कन्वेंशन मतलब मीटिंग है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, जैव विविधता, अलग अलग तरह के पेड़, अलग अलग तरह के जानवर, ठीक है। तो उसके ऊपर एक UN का मीटिंग हुई है और जब उनकी पार्टीज की मीटिंग हुई, इसके बोलते हैं, इन लोगों ने मीटिंग दोबारा की, 15वीं मीटिंग हुई, इसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी जितने भी कंट्रीज हैं सब मिलकर एक मीटिंग हो रही है। और जो 15वीं जो मीटिंग हुई, COP15, यानी कि 15वीं मीटिंग जो हुई, जनरल मीटिंग हुई है, उन्होंने अडॉप्ट किया इसको, इस फ्रेमवर्क को। यानी कि एक फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक कानून या एक सिस्टम या एक मसौदा कि हमें इसको फॉलो करना है। किसको? उसका नाम रखा है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क।
जिसमें बोला गया कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बेस्ड फ्रेमवर्क, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है? यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन का मतलब है कॉन्फ्रेंस हुई, और जब उसकी जो 15वीं मीटिंग जब हुई तो उन्होंने बोला कि हम इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करेंगे और अपने जितने भी 23 टारगेट हैं उसको हम 2030 तक अचीव करने की कोशिश करेंगे। और इसमें लगभग 188 कंट्रीज जो हैं पार्टिसिपेट कर रही थी, और अलग अलग देख लीजिए इसके अंदर, ये आप देख लो, अगर आपको दिख रहा है ढंग से देख लो, नहीं तो पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि प्रोटेक्शन करेंगे 30% ऑफ वर्ल्ड नेचर बाय 2030 तक। मॉन्ट्रियल में जो बात की गई है कि 2030 तक हम जो है हिस्टोरिकल जो जितना भी हम बायोडाइवर्सिटी है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। रिड्यूसिंग थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, मीटिंग ह्यूमन रिक्वायरमेंट थ्रू सस्टेनेबल यूज, टूल्स एंड सॉल्यूशंस फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड मेन स्ट्रीम, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा हॉल्टिंग बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, इफेक्टिव रेस्टोरेशन, मैपिंग लीकेज, सेविंग एंडेंजर्ड स्पीसीज, प्रोटेक्शन वाइल्ड स्पीसीज, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, इन्वेसिव, ट्रैकलिंग पॉपुलेशन, क्लाइमेट क्राइसिस, सर्विंग ह्यूमंस, ecosystem productivity, handling nature's contribution, biodiversity in urban fabric, sharing genetic resources, policy making, legal prills for businesses, making eco-friendly choices, biosecurity measures, removal of human incentives, biodiversity in finance, technical cooperation, sharing knowledge, equal representation and gender biased review। और ये सब कुछ तसल्ली से पढ़िएगा, और ये प्री में तो जो आना तो आ जाएगा, बता दिया मैंने आपको, लेकिन मेंस का बहुत है। मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क पूछेगा तो मॉन्ट्रियल है बायोडाइवर्सिटी जुड़ा हुआ, अगर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन बोल दे तो बोला बायोडाइवर्सिटी जुड़ा हुआ, मैच द फॉलोइंग का सवाल आ जाएगा, प्री वाला सवाल आ जाएगा। ज्यादा कुछ आ गया तो ये आ जाएगा बस, ठीक है, ये 2030 आ जाएगा, ये आ जाएगा। बट मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में ये हेडिंग देखना, इसको लिख लेना, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आएगा ये। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025? एक इंस्टीट्यूशन है जिसने एक रिपोर्ट जारी की है, कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट 2025, ठीक है। वो किसने जारी की है? IEA ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट 2025। एज पर रिपोर्ट द ग्लोबल कोल डिमांड इज सेट टू इंक्रीज इन ऑल टाइम हाई इन 2022, मेनली ड्रिवन बाय द कोल पावर ग्रोथ इन इंडिया, यूरोपियन यूनियन एंड स्मॉलर एक्सटेंट। क्या बोल रहा है ये बोल रहे हैं कि कोयले की जो डिमांड है वो बढ़ी है, 2022 में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि पावर ग्रोथ हो रही है, यानी कि थर्मल पावर में इंडिया, यूरोपियन यूनियन और चाइना जो है वो उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो थर्मल पावर का मतलब क्या है कि कोयले से बनाने, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, कोयले से आग जलेगी, फिर पानी गर्म होता है, भाप बनती है और भाप से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इसे कहते हैं थर्मल पावर। और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का सबसे ज्यादा मोर देन 60-70% जो है वो थर्मल पावर से आता है। अब इसके अलग प्रॉब्लम है, एक आपका फ्लाइंग ऐश नाम सुना होगा आपने, ठीक है। फ्लाइंग एशेस जो हवा में उड़ता है, ये दिक्कत करता है आपको, पॉल्यूशन, ये एग्जाम में सवाल आया था, फ्लाइंग एशेस, ठीक है। तो अब इसमें इंडिया ने काम किया है कि अपनी डिपेंडेंसी थर्मल पावर को कम करने के लिए कोशिश की गई है कि सोलर पावर या हाइड्रो पावर या न्यूक्लियर पावर, इस पर हम ज्यादा काम करने की सोच रहे हैं। Which country has launched group of friends to promote accountability for crimes against peacekeepers? Peacekeeper कौन होते हैं? जो UN peacekeeper होते हैं, उनकी रक्षा, यानी कि कहीं गृह युद्ध हो रहा है तो UN वाले एक शांति सेना भेजते हैं। उस शांति सेना के अंदर अमूमन दूसरे कंट्रीज होती हैं, इंडिया या दूसरी कंट्री होती हैं, उनके कुछ सैनिक होते हैं, वहां जाते हैं, वो गृह युद्ध में सरकार और मान लो कोई दो पार्टी लड़ रही है तो उनको बीच बचाव करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो आम पब्लिक है उसे नुकसान ना हो, उनको खाना देते हैं और हल्का फुल्का करते हैं। तो पीस कीपिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके लिए बोला गया कि इन जो ये रखवाली कर रहे हैं उनको दिक्कत ना आए, तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और किसने लॉन्च किया है? इंडिया ने लॉन्च किया है, इंडिया ने इसको लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। बाकी पीस कीपर अपने अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल में पढ़ लेंगे कभी किसी दिन फुर्सत में, आज थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।